नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BHIC 114 के चैप्टर नंबर 2 की चर्चा करेंगे। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 की वीडियो हमने चैनल पर अपलोड कर रखी है, तो यदि आपने उस लेक्चर को नहीं सुना है तो सबसे पहले उस लेक्चर को जरूर सुन लीजिएगा, ताकि चीज़ें समझने में आपके लिए आसानी हो। इसके साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जरूर जुड़िए। चैप्टर की बात की जाए तो चैप्टर में सबसे पहले एक प्रस्तावना दी गई है, और प्रस्तावना हमें यही बता रही है कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। चैप्टर में पहले ये बताया जाएगा कि समाजवादी विचारधारा की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, और उसके बाद मार्क्सवादी सिद्धांत का वर्णन इस चैप्टर में खुलकर किया जाएगा। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो देखो, इससे पहले आप समाजवादी विचारधारा की उत्पत्ति कैसे हुई इस पर चर्चा करो, इससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। देखो, यूरोप की अगर हिस्ट्री आप पढ़ोगे तो यूरोप की हिस्ट्री में आपको पता होगा कि पहले सामंतवाद चलता था, जो कि हमने लास्ट ईयर पढ़ा भी था कि सामंतवाद क्या होता है। सामंतवाद के बाद यूरोप की हिस्ट्री में आया पूंजीवाद, यानी कि जब सामंतवादी व्यवस्था खत्म हुई तो एक नई व्यवस्था का उदय हुआ जिसे हम पूंजीवादी व्यवस्था कहते हैं। अब पूंजीवादी व्यवस्था में क्या था? पूंजीवादी व्यवस्था में मुद्दा ये था कि उत्पादन के साधनों पर किसी एक व्यक्ति या कंपनी का कंट्रोल होता था। अब ऐसे में बहुत बड़ी जनता जो है मजदूरों के रूप में उस कारखाना पद्धति में कार्य करती थी, और एक ही व्यक्ति मालिक होता था। ऐसे में एक नई विचारधारा की उत्पत्ति हुई कि ये जो मजदूर वर्ग है ना, इनको न्याय नहीं मिल रहा है। समाज में ना असमानता की स्थापना हो रही है। समाज में एक वर्ग तो उच्च वर्ग होता जा रहा है, दूसरा वर्ग निम्न वर्ग की ओर चलता ही जा रहा है। परिणामतः उच्च वर्ग निम्न वर्ग का शोषण कर रहा है। तो ऐसे में जो ये नई विचारधारा आई मजदूरों के कल्याण के लिए, यही विचारधारा समाजवादी विचारधारा कहलाती है। कुल मिलाकर समाजवाद की जो विचारधारा है, उसकी उत्पत्ति ये माना जाता है कि पूंजीवाद के विरोध में ही शुरू हुई है। तो अब अगर इस चैप्टर को हम पढ़ें तो चीज़ें शायद आपको समझ में आए, यानी कि अगर हम यूरोप की बात करेंगे तो यूरोप में सबसे पहले कौन सी व्यवस्था चल रही है? सामंती व्यवस्था। सामंती व्यवस्था खत्म होती है, फिर कौन सी व्यवस्था शुरू होती है? पूंजीवादी व्यवस्था। पूंजीवादी व्यवस्था जैसे शुरू होती है तो इसके विरोध में कुछ लोग लिखना शुरू कर देते हैं, और इसके विरोध में ही जो व्यवस्था आई है उसी व्यवस्था को हम समाजवादी व्यवस्था कहते हैं। तो देखो, किताब कहती है कि वैसे तो हमें नहीं पता है कि किसने सबसे पहले समाजवाद शब्द के बारे में बताया, लेकिन यह माना जाता है कि 1800 के आसपास इंग्लैंड और फ्रांस में पूंजीवाद की बुराइयों के बारे में इस शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। बड़े पैमाने पर मैगजीन्स में, बुक्स में और भाषणों में इस शब्द की बात की जाने लगी। लेकिन अगर आप ऑफिशियली देखोगे तो समाजवाद 1832 में एक फ्रांसीसी मैगजीन थी ले ग्लोब, इसके एक लेख में दिखाई दिया। यानी कि जब आप समाजवादी विचारधारा की बात करते हो तो लोग बाग इसके लिए ये कहते हैं, इतिहासकार ये कहते हैं कि समाजवादी विचारधारा की उत्पत्ति कब हुई हमें ये नहीं पता है, क्योंकि समाजवाद का इतिहास वैसे तो बहुत पुराना है, लेकिन फिर भी 1800 के आसपास हमें समाजवाद के आदर्श दिखाई देते हैं, और वो भी इंग्लैंड और फ्रांस में। उसका रीज़न क्यों? क्योंकि जहाँ जहाँ चीज़ें होंगी वहीं वहीं उसकी बुराइयां भी होंगी, क्योंकि यहीं पर सबसे पहले पूंजीवाद आया तो इसकी बुराई भी सबसे पहले यहीं पर आएगी। 1832 में एक फ्रांसीसी पत्रिका है ले ग्लोब, इसकी छपाई में सबसे पहली बार समाजवाद की बात की गई। तो समाज में जो अन्याय होते हैं उसकी जो आलोचना होती है वो समय समय पर परिस्थितियों के हिसाब से होती है, और उस समय का जो समय था वो पूंजीवादी विचारधारा का था। और मनुष्य का इतिहास इतना पुराना है कि आप जब जब देखोगे तो मनुष्य का इतिहास ऐसे बहुत सारे लोगों से भरा हुआ है जिन्होंने दुनिया की बेहतरी के लिए अपने विचार दिए हैं, और समाजवादी विचार भी इन्हीं में से एक रहा है। वो ये कहता है कि पूंजीवादी जो है, पूंजीवादी जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था कहीं ना कहीं समाज का उत्पीड़न कर रही है। ऐसे में समाज के लोगों को अवेयर लाने के लिए, समाज के लोगों को विकसित करने के लिए, समाज के लोगों को इक्वलिटी में लाने के लिए, समाज के लोगों के कल्याण के लिए एक नई विचारधारा की जरूरत है, और वो विचारधारा है समाजवादी। तो समाजवादी विचारधारा की जब जब आप पढ़ोगे तो ये अकेले नहीं पढ़ोगे, इसके साथ साथ आप पूंजीवाद को भी पढ़ोगे। फॉर एग्जाम्पल, समाजवादी विचारधारा कितनी पुरानी है? तो यह आपको सदियों पुरानी भी दिखाई देगी। जब आप अरस्तू के विचारों को पढ़ोगे, प्लेटो के विचारों की बात करोगे, तो अरस्तू और प्लेटो ने भी अपने समाज की आलोचना करी थी। हालांकि अरस्तू ने तो ये कहा था कि दास दास प्रथा अच्छी है, जबकि क्योंकि अरस्तू ये कहता था कि कुछ लोग दास बनने के लिए पैदा हुए हैं और उन्हें दास बने ही रहना चाहिए। लेकिन प्लेटो जो है वो आलोचना कर रहा है। प्लेटो थोड़ा अरस्तू की इस चीज़ की आलोचना कर रहा है। इसी तरीके से मिडाइवल यूरोप में देखोगे आप तो समानता और स्वतंत्रता के लिए बहुत सारी सहस्राब्दियाँ, यानी कि हजारों इच्छाएं थी, जो राइट टू लिबर्टी, राइट टू इक्वलिटी की बात कर रही हैं। पहले जो चर्च का दबदबा था, उस चर्च के दबदबे के खिलाफ भी लगातार आवाज़ उठी है। तो इससे ये सब पता चलता है कि अगर आप हिस्ट्री का एक पार्ट देखोगे तो हमेशा से लोगों के कल्याण के लिए, लोगों की इक्वलिटी के लिए आवाज़ उठती नहीं है। तो क्या लोगों को न्याय मिल पाया, लोगों को समानता मिल पाई? तो हमेशा से हर टाइम पर समाज में एक ऐसी व्यवस्था रही जिसने समाज के बहुत बड़े वर्ग का क्या किया? शोषण किया। तो समाज के एक बहुत बड़े वर्ग का जो शोषण किया, तो ऐसे में शोषित जनता के लिए कुछ लोगों ने आवाज़ें उठाई हैं।
तो ऐसे ही जब पूंजीवादी सिस्टम चल रहा है, बड़े पैमाने पर जनता का शोषण हो रहा है, तो ऐसे में जो नई विचारधारा आ रही है वही समाजवादी विचारधारा है। अब मुद्दा ये आता है कि समाजवादी जो विचार है वो इतिहास में कब आकर व्यवहारिक हो गया। यानी कि वैसे तो समाजवादी विचारधारा लोगों की इक्वलिटी के लिए, लोगों के न्याय के लिए, लोगों के जस्टिस के लिए पहले से ही आवाज उठ रही हैं, लेकिन व्यवहार में कब ये बात आई? तो व्यवहार में ये बात जब आती है जब एक कार्ल मार्क्स नाम के व्यक्ति क्रांतिकारी व्यवस्था के लिए लोगों को जागरूक करते हैं, आह्वान करते हैं कि मजदूर वर्ग को एक क्रांति करनी चाहिए ताकि वो इस शोषित समाज से अपना बदला ले सके और समाज में संसाधनों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। मार्क्स के साथ साथ उनके एक मित्र भी थे, एंगल्स। इन दोनों ने ही समाजवादी समाज के विचार और परिस्थितियों के लिए विचार रखे हैं। इन और वैसे भी जब आप हिस्ट्री पढ़ो तो आपको एक चीज़ पता चलती है, वो बात ये पता चलती है कि जब भी समाज में कोई समस्या मौजूद होती है तो मानवता उसके बारे में सोचती है। जब समस्या नहीं होगी तो ह्यूमनिटी उसके बारे में सोचेगी नहीं। यानी कि राजनीति जब है जब समस्या है। सोचो दुनिया में कोई समस्या नहीं होती तो शायद बड़े बड़े थिंकर्स ही नहीं हुए होते, शायद सुकरात ही नहीं हुआ होता, शायद प्लेटो ही नहीं हुआ होता था। क्यों? क्योंकि इन सब ने अपने समय की समस्याओं के बारे में तो लिखा है और कार्ल मार्क्स ने भी अपने समय की समस्याओं के बारे में लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, चंद्रमा पर जाना आपका एक सपना हो सकता है, लेकिन पता है कब तक? जब तक उसके लिए टेक्नोलॉजी नहीं बनी थी। आज के टाइम पे चांद पे जाना कोई सपना नहीं है, क्योंकि आज चांद पर इंसान पहुंच चुका है। ये कभी एक सपना था। इसी प्रकार से समाजवादी विचारधारा की बात की जाए तो पहले लोग बस इसके बारे में सोचते थे, लेकिन 20वीं शताब्दी में समाजवादी वास्तविकता के धरातल पर आ चुका था और 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी इसने पूरी दुनिया में प्रूफ कर दिया था कि अगर शोषित वर्ग चाहे तो एक बड़ी क्रांति के माध्यम से समाजवाद के आदर्शों को स्थापित कर सकता है। संक्षेप में अगर बात की जाए तो यह है कि मानव जाति की बेहतरी के लिए विचार जब से ही मौजूद हैं, जब से मनुष्य अस्तित्व में आया, सोच विचार करने में सक्षम हुआ। लेकिन समाजवाद के जो विचार हैं वो 20वीं शताब्दी में ही आए जब कारखाना पद्धति शुरू हुई। तो समाजवादी विचारधारा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये बात आपको पता चल गई कि समाजवादी विचारधारा की उत्पत्ति वैसे तो मनुष्य के इतिहास से भी, जितना मनुष्य का इतिहास पुराना है उतनी ही पुरानी है, लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि जब पूंजीवाद बड़े पैमाने पर उत्पन्न हुआ, बड़े पैमाने पर कारखाने में उत्पादन शुरू हुआ, तो शोषणकारी एक ऐसी व्यवस्था आई जिसने श्रमिकों के अधिकारों को छीन लिया। ऐसे में श्रमिकों के अधिकारों को दिलाने के लिए ही, राइट टू इक्वलिटी के लिए, राइट टू लिबर्टी के लिए एक नई विचारधारा आती है जिसे समाजवादी विचारधारा कहते हैं। अब बात यह आती है कि प्रारंभिक समाजवादी विचारक कौन थे, यानी कौन लोग थे जिन्होंने इस विचारधारा को दिया। तो देखो, सबसे पहले आधुनिक समाजवाद की बात करेंगे तो आधुनिक समाजवाद सबसे पहले हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन में दिखाई देता है, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति में दिखाई देता है। अब देखो, फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी वो 1789 में हुई थी। तो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति में 3 वर्ड बहुत फेमस हुए जो आज हमें पता है: स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। तो ऐसे में बात ये आती है, हर एक व्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि आत्मनिर्णय का अधिकार हो, हर एक व्यक्ति को समानता हो। लेकिन जो पूंजीवादी सिस्टम है ये क्या राइट टू इक्वलिटी दे रहा है? इसमें एक वर्ग बहुत ज़्यादा अमीर है और वो बाकी लोगों का बड़े पैमाने पर शोषण कर रहा है। तो ऐसे में ये माना जाता है कि प्रारंभिक जो समाजवादी विचारधारा है, प्रारंभिक जो समाजवादी जो हलचल है, वो कहाँ दिखी हमें? फ्रेंच रेवोल्यूशन में, जिसमें सामाजिक लोगों ने स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का नारा दिया। हालांकि कुछ लोगों को शुरुआत में मृत्युदंड तक दिया गया, लेकिन आगे चलकर ये क्रांति सफल रही। इसी प्रकार से अगर इंग्लैंड में देखो तो इंग्लैंड में रॉबर्ट ओवेन और फ्रांस में एक नाम था चार्ल्स फूरियर। इन्होंने 19वीं शताब्दी की शुरुआत में अपने आदर्श रखे, इसलिए इन्हें अग्रणी समाजवादियों के रूप में देखा जा सकता है। यानी कि इंग्लैंड में रॉबर्ट ओवेन और फ्रांस में चार्ल्स फूरियर, इन्हें प्रारंभिक समाजवादियों के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इनके आसपास ही बड़े पैमाने पर आंदोलनों का विकास हुआ और इनके विचारों को लागू करवाने की कोशिश की गई। इसी प्रकार से क्लॉड हेनरी, डी सेंट सिमेन, पियरे जोसेफ प्रूदो, एटियन कैबेट, लुई अगस्टस ब्लाइकुई, ये बड़े प्रसिद्ध नाम थे जिन्होंने अपनी किताबों के माध्यम से अपने विचारों को गढ़ा और अपने विचारों को प्रचारित प्रसारित किया। इन लोगों ने जो बड़े पैमाने पर भाषण दिए, भारी तादाद में लोगों ने इनके भाषणों को सुना और उनकी ओर वो आकर्षित हुए, उनकी विचारधारा की ओर गए। अमेरिका में भी इसका प्रभाव देखा गया। इनकी जो गतिविधियां थी वो बड़े जबरदस्त तरीके से थी। इन्होंने पूंजीवादी समाज की बड़े पैमाने पर आलोचना करी और ये बताया कि एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। एक आदर्श समाज एक ऐसा समाज होना चाहिए जिसमें सभी लोगों को कानूनी समानता हो, धर्म की समानता हो, अभिभाषण की स्वतंत्रता हो। ये पहले विचार थे जो किसी एक धर्म, जाति, भाषा से रिलेटेड नहीं थे, बल्कि ये कैसे थे? धर्मनिरपेक्ष थे। ये संपूर्ण मानव जाति के कल्याण की बात कर रहे थे। ये वर्ग भेद की बात कर रहे थे। ये कहते थे कि समाज में पूंजीवादी विचारधारा दो क्लास को उत्पन्न करती है, एक लोअर क्लास और एक हाई क्लास। हाई क्लास वाले बड़े पैमाने पर लोअर क्लास का शोषण करते हैं। तो ऐसे में हमें लोअर क्लास को खत्म कर देना चाहिए, हाई क्लास को खत्म कर देना चाहिए और लोअर क्लास को जितने भी रिसोर्सेज हैं उससे बराबर बराबर बांट देना चाहिए।
तो देखा जाए तो इतिहास की दीर्घकालीन स्थिति का अध्ययन किया जाए तो उसमें हमें दिखता है कि पूंजीवाद का इतिहास एक बड़े पैमाने पर था। लेकिन पूंजीवादी इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है पूंजीवादी इतिहास कभी भी स्थायी नहीं रहा और ये कभी स्थायी हो भी नहीं सकता था, क्योंकि जो भी समाज एक अन्यायपूर्ण तरीके से आगे बढ़ेगा वो समाज कभी भी स्थायी हो नहीं सकता, क्योंकि व्यक्ति के अन्याय सहने की भी एक क्या होती है, क्षमता होती है। बड़े पैमाने पर विरोधाभास होते हैं और फिर टकराव होते हैं। निजी संपत्ति हमेशा से मुनाफे और शोषण की नींव रखती है, जैसा कि आज हमारे देश में भी आज निजीकरण का बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है। परिणामतः ये होता है कि लोग हिंसा विद्रोह के माध्यम से सत्ता पलटते हैं और समाजवादी विचारधारा की उत्पत्ति करते हैं। हालांकि अगर हम उस अवधि की बात करें तो पूंजीवाद जब उभर रहा था तो पूंजीवाद पूरी तरीके से विकसित नहीं हुआ था। श्रमिक आंदोलन अभी बाल्यावस्था में था और पूंजीवादी जो वर्ग था उसने भी वो चीज़ें स्पष्ट नहीं करी थी कि वो समाज पर हावी हो पाता। ऐसे में दो प्रकार की समाजवादी विचारधारा आई। एक विचारधारा ये कहती थी कि समय के साथ परिवर्तन हो सकता है और एक विचारधारा उग्र विचारधारा थी जो ये कहती थी कि क्रांति के माध्यम से सत्ता पलट दो। यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं और उनके थोड़े थोड़े विचार भी दिए गए हैं, जैसे कि पहला नाम दिया है सेंट सिमोन। सेंट सिमोन की बात की जाए तो इन्होंने इतिहास के विभिन्न चरणों का अध्ययन किया। इन्होंने देखा कि मनुष्य आदिम समाज से लेकर पूंजीवाद तक किन किन अवस्थाओं से होकर गुजरा है। इन्होंने समाज का विश्लेषण दो मुख्य वर्गों में किया। इन्होंने कहा समाज में एक वर्ग होता है जो निष्क्रिय होता है और ये होते हैं मालिक, ये सिर्फ पैसा लगा लेते हैं और उसके बाद इनका रोल खत्म। दूसरे वर्ग होता है मेहनतकश लोगों का जो वास्तव में मेहनत करते हैं। ये सिर्फ किसान और कारीगर ही नहीं होते बल्कि मजदूर भी होते हैं और बड़े पैमाने पर अमीर कारखानों के मालिक इनका शोषण करते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि इनका जोर उत्पादन के साधनों में निजी संपत्ति को खत्म करने पर नहीं होता बल्कि केवल इसके दुरुपयोग का था। सेंट सिमोन ये कहते हैं कि किस प्रकार से संपत्ति का दुरुपयोग किया गया, अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया गया और एक बहुत बड़ी जनसंख्या का शोषण किया गया। इसी प्रकार से एक नाम है चार्ल्स फूरियर, जिसकी अभी हमने चर्चा भी करी थी। चार्ल्स फूरियर ने समाज पूंजीवादी समाज की बड़े पैमाने पर आलोचना करी। उन्होंने महिलाओं की स्थिति पर भी ध्यान दिया। उन्होंने ये तर्क दिया कि लोगों के हाथ में संपत्ति का होना पूंजीवादी समाज में बहुसंख्यकों की गरीबी का कारण था। इसलिए राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए और गवर्नमेंट सेक्टर को बढ़ावा देना चाहिए ताकि सभी लोगों के कल्याण की बात हो सके, क्योंकि जो पूंजीवादी विचारधारा है वो मैक्सिमम प्रॉफिट की बात करती है। ऐसी एक नाम है रॉबर्ट ओवेन। रॉबर्ट ओवेन की बात की जाए तो इन्होंने भौतिक परिस्थितियों पर बहुत ज़्यादा बल दिया। इन्होंने ये तर्क दिया कि मनुष्य की अगर बात की जाए तो मनुष्य के परिवेश में उसकी वंशानुगत विशेषताओं में जो समाज विकसित हो रहा है उस समाज में हर एक बंदा उत्पादन की बात कर रहा है। ऐसे में एक औद्योगिक विकास होता है जिसके माध्यम से पूरा समाज पनपता नहीं है, एक छोटा सा समाज ही पनप पाता है। उनकी दृष्टि से एक ऐसे समाज की बात हो रही है जिसकी संपत्ति सार्वजनिक होनी चाहिए, यानी कि वो एक ऐसे समाज की स्थापना कर रहे हैं जिसमें संपत्ति सरकार के नियंत्रण में हो, सरकार सभी के भले के लिए काम करती हो। उन्होंने समझा कि उनके समय में मजदूर जो इतने भी थे उन मजदूरों को वो श्रम का मेहनताना नहीं मिल रहा है जो उन्हें वास्तव में मिलना चाहिए। ऐसे में उन्होंने कहा कि इन मजदूरों को जब भी उनका मेहनताना मिल सकता है जब सरकार उसमें हस्तक्षेप करे। इसी प्रकार से एक नाम है प्रूदो। प्रूदो की बात की जाए तो ये निजी संपत्ति को चोरी के रूप में देखता था। समाज के पुराने रूपों में साझा अधिकारों को हड़पने से संचित की गई थी। उसका ये मानना था लोगों पे पूंजी आई कैसे। आप अपनी प्रारंभिक अवस्था में जाओ, प्रारंभिक अवस्था में जाओगे तो हर एक मनुष्य बराबर था, प्रकृति से जीवन यापन करता था, कंदमूल फल फूल खाकर जीवन यापन करता था। फिर धीरे धीरे जब कृषि का विकास हुआ तो लोगों ने क्या करा, लोगों में जो चालाक लोग थे उन्होंने संपत्ति हड़प ली और बहुत सारे लोगों को उसमें शोषण करना शुरू करा। यानी कि माना किसी वर्ग के पास संपत्ति है लेकिन बात ये आ रही है उस वर्ग के पास संपत्ति कैसे आई। ऐसा प्रश्न खड़ा कर दिया किसने, प्रूदो ने। वो छोटे संपत्ति मालिकों के प्रति सहानुभूति रखता था, क्योंकि छोटे संपत्ति मालिक ना श्रम का शोषण नहीं कर सकते थे। लेकिन जो बड़े बड़े संपत्ति मालिक थे इन्होंने बड़े पैमाने पर लोगों को क्या करा, लूटा है। लोगों की जो संपत्ति है उसे चोरी कर कर अपनी संपत्ति को संचित किया है। तो इस प्रकार से लोगों के बहुत ही ज़्यादा कड़वे विचार रहे पूंजीवाद के खिलाफ। हालांकि इन सब का उद्देश्य समाज की बेहतरी था, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कभी भी कोई भी एक विचारधारा 100% सक्सेस नहीं होती है। अगर आप ये सोचकर चल रहे हो कि एक ही विचारधारा बिल्कुल राइट है तो ऐसा नहीं है। अगर समाजवादी विचारधारा इतनी अच्छी थी तो सोवियत संघ कोलैप्स क्यों कर गया, सोवियत संघ का विघटन क्यों हो गया। आगे इस चैप्टर में मार्क्सवादी विचारधारा के बारे में पढ़ाया जाएगा, जिसकी चर्चा इस चैप्टर के हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो मिलते हैं आपसे इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देके हमें बताइए।